हाय दोस्तों, आज हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। हम ये पहले बात करेंगे कि हीट ट्रांसफ़र होता क्या है, इसकी कितनी विधियां हैं और उनमें से जो सबसे पहली विधि है चालन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हीट ट्रांसफ़र को हिंदी में कहते हैं ऊष्मा संचरण। इसकी 3 विधियां होती हैं। सबसे पहले तो ऊष्मा संचरण का क्या मतलब होता है। ऊष्मा संचरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का जाना। जैसे कि ये है सन। सन से जो पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है उसको जो रोशनी के कारण हीट महसूस होती है वो एक तरह से सन से निकली और यहाँ तक कुछ ना कुछ विधि है जिसके कारण ये हीट यहाँ तक पहुँच पाई। दूसरा हम कह सकते हैं कि एक रॉड है, उस रॉड को हमने एक तरफ से गर्म करना शुरू किया बर्नर से, और ये जो यहाँ पे जो हीट आ रही है ये इसका यहाँ पे तापमान बढ़ रहा है और यहाँ पे कम तापमान है। धीरे धीरे यहाँ का भी तापमान बढ़ने लगता है, मतलब हीट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। कुछ विधि होगी इसकी भी। या फिर हम जब पानी उबालते हैं तो जैसे यहाँ पे हम नीचे से गर्म करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऊपर की सतह पे भी जो पानी होता है वह भी उबलने लगता है। तो ये भी कुछ ना कुछ विधि है जिसके कारण ये हीट ऊपर की तरफ आ रही है। और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो ये किस तरह से होता है उसके बारे में हम अगले 2-3 वीडियो तक बात करेंगे। अच्छा, ऊष्मा संचरण से भी समझने से पहले हम एक जनरल आइडिया ऊष्मा के बारे में भी ले सकते हैं। ऊष्मा होती क्या है। तो ऊष्मा की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन यदि मैं बोलूं तो ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा है और चलायमान ऊर्जा है। मतलब कि जैसे दो वस्तुएं हैं हमारे सामने, तो होगा क्या कि यदि इस वस्तु से इस वस्तु को ऊष्मा मिलेगी तो इसका तापमान बढ़ेगा और इसका तापमान घटेगा। कुल मिला के ऊष्मा का वह रूप जो एक तो हम कह सकते हैं चलायमान हो, बह रहा हो, प्रवाहमान हो, और दूसरा वो तापमान को चेंज कर दे, किसी वस्तु के तापक्रम को चेंज कर दे, तो वो ऊष्मा कहलाता है। अब ये ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं मुख्य रूप से, जिनमें से पहली विधि है जिसे हम बोलते हैं चालन। चालन। दूसरी विधि है, दूसरी विधि को हम बोलते हैं संवहन। और तीसरी विधि है उसको हम बोलते हैं विकिरण। आज हम चालन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। चालन क्या होता है। बेसिकली ठोस पदार्थों में जिनके परमाणु या अणु हैं वो एक स्थान पर बंधे हुए होते हैं इस तरह से रिजिडली। यदि हम थोड़ा सा इसके परमाणुओं को मैं यदि बनाने की कोशिश करूं, इसके अणुओं को बनाने की कोशिश करूं, तो हम कह सकते हैं एक दूसरे सटे हुए होते हैं, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सटे हुए होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे यदि इसको हीट मिलेगी। अच्छा, अणुओं और परमाणुओं को हीट किस रूप में मिलती है। अणुओं और परमाणुओं को जो हीट है वो कंपन के रूप में, किसी प्रकार की गति के रूप में मिलती है। मतलब यदि हीट को हम ऊपर से देखते हैं तो वो केवल तापमान में परिवर्तन का क्या बोलते हैं माध्यम है एक तरह से। यदि हम इसको एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो ये बस रैंडम मोशन कहलाता है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इनका जो रैंडम मोशन हो रहा है पदार्थ के अंदर, वो ही हीट के लिए वो ही टेम्परेचर के लिए जिम्मेदार होता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हम ऊष्मा पढ़ रहे हैं, एक आंतरिक ऊर्जा भी एक टर्म होता है। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, आंतरिक ऊर्जा, जो कि हमें बताता है किसी पदार्थ के अंदर जितने भी परमाणु अणु हैं उन सब की कुल ऊर्जा कितनी है। यदि हम उनके सेंटर ऑफ
मास वाली फ्रेम को स्थिर माने। तो आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि या कमी करती है ऊष्मा। यदि ऊष्मा दी जाती है तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, यदि ऊष्मा निकाल ली जाती है पदार्थ में से तो आंतरिक ऊर्जा घटती है, और आंतरिक ऊर्जा बढ़ने घटने से तापमान बढ़ता घटता है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ऊष्मा असल में इस तरह से प्रवाहित होती है, प्रवाहित ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं, जबकि आंतरिक ऊर्जा संचित रहती है किसी पदार्थ में। यदि किसी पदार्थ का तापमान निश्चित है तो हम कहते हैं एक निश्चित अमाउंट ऑफ आंतरिक ऊर्जा इसमें है। तो उसकी हम बात बाद में थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में करेंगे। आज हम हीट ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक चालन लिया है। तो चालन बेसिकली ठोसों में होता है, जिसमें परमाणु या अणु एक दूसरे से बिल्कुल रिजिडली जुड़े हुए रहते हैं। तो यदि हम जैसे इस वाले केस को लें, जिसमें एक बर्नर से मैंने एक रॉड को गर्म कर रहा हूँ, तो होगा क्या कि रॉड के जो बर्नर के पास वाले परमाणु होंगे वो कंपित हो जाएंगे, उनमें कंपन होगा, वाइब्रेशंस होंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर की जो बात है वो हम कह सकते हैं कि ये परमाणु इसके इस तरह से हैं। हालांकि परमाणु इससे भी छोटे होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बस आपको दिखाने के लिए इनको बड़ा करके बना रहा हूँ। नहीं तो आप सोचे कि एक रॉड में केवल 3 लेयर है परमाणु, ऐसा नहीं है। बहुत सारी लेयर्स होती हैं और बहुत करोड़ों में परमाणु होते हैं। मैंने बस आपको समझाने के लिए बड़ा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हीट आई, इसके कारण ये जो परमाणु है कंपन करने लगे। अब ये जो वाइब्रेशन है, इसके कारण इसको धक्का लगा तो ये भी वाइब्रेट होने लगा, ये भी वाइब्रेट होने लगा। धीरे धीरे ये जो वाइब्रेशन है आगे बढ़ता जा रहा है। तो शुरुआत में तो ऐसे यहाँ वाले जो परमाणु है, ये जो पहले जितनी गति से वाइब्रेट हो रहे थे, वाइब्रेशन तो हमेशा ही चलता रहता है, वाइब्रेशन कभी रुकता नहीं है। बस होगा क्या कि चूँकि यहाँ से हीट आ रही है तो ये वाइब्रेशन और भी तीव्र हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये वाइब्रेट नहीं हो रहे थे पहले, ये पहले थोड़ा बहुत वाइब्रेशन तो पहले भी कर रहे थे, वरना ताप होता ही नहीं। ताप असल में वाइब्रेशन की जो ऊर्जा है उसी का हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव रूप होता है। बस वाइब्रेशन और तीव्र हो जाएंगी हीट मिलने के कारण। तो ये वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक चलती जाएगी। पहले ये कम वाइब्रेट हो रहा है, अब ज़्यादा वाइब्रेट होंगे। इसका सीधा मतलब ये पहले यहाँ कम तापमान था, अब ये तापमान बढ़ रहा है। तो ये जो वाइब्रेशन और ये हम कह सकते हैं जिगली मोशन जो है परमाणुओं का, एकदम ज़िगज़ैग मोशन, जो कि वाइब्रेशन के रूप में यहाँ पे आ रहा है, यही हीट है। तो हीट को हम मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफाइन करते हैं, जो एटम्स का ज़िगज़ैग मोशन है और जिसकी वाइब्रेशंस हैं, बिल्कुल रैंडम सा मोशन जो है वही जब बढ़ने लगता है तो हीट बढ़ने लगती है। तो ये है चालन, और इस तरह से चालन होता है। चालन में भी हम 2 चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम ताप की अवस्थाएं बोलते हैं। जैसे एक रॉड है, होता क्या है कि यहाँ पे यदि हम इसको बर्नर से जलाते हैं, यहाँ का ताप बढ़ाते हैं, तो यहाँ तो ठंडी होती है रॉड, यहाँ पे अपेक्षाकृत गर्म होती है। तो धीरे धीरे ये ऊष्मा यहाँ की ओर बहती है। और होगा क्या कि इसका ये भाग है, इसका तापमान बढ़ता जा रहा है और ये ऊष्मा ही बहती जा रही है, और इसका तापमान पहले कम था, अब ये बढ़ता जा रहा है। ये कहलाती है ताप की अस्थायी अवस्था। ताप की अस्थायी अवस्था, जिसमें किसी भी भाग का तापमान अभी निश्चित नहीं है, अभी तापमान बढ़ रहा है धीरे धीरे हर भाग का। अब एक समय क्या होगा कि जब ये जो हीट है ये आती जा रही है, लेकिन ये हीट यहाँ पे ठहरती नहीं है, बल्कि आगे बढ़ती जाती है। ये दूसरे भाग जो है, यहाँ वाला जो पास वाला भाग है, इसके अलावा जो इसके पड़ोस के वाले भाग हैं इस छड़ के, वो हीट को लेते जाते हैं। मतलब ये हीट आई और ऐसे आगे बढ़ गई। अभी तो शुरुआत में क्या होता है, ये हीट थोड़ी सी ये पकड़ लेता है ये वाला भाग और थोड़ी सी आगे भेज देता है। ये ताप की अस्थायी अवस्था कह रहा है। जब ये पकड़ता है तभी तो इसका तापमान बढ़ता है, आगे भेजता है। अब उसमें आगे वालों में भी कुछ भागों ने इसकी ऊष्मा को पकड़ लिया और वो अपने ताप को बढ़ा दिया। एक समय क्या होगा कि ये ऊष्मा आएगी, यहाँ से बह जाएगी और बहते 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 फिर यहाँ यदि किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी होगी तो उसको गर्म करने लगेगी। कुल मिला के जो यहाँ से ऊष्मा आ रही है वो कहीं भी ठहरती नहीं है,
क्योंकि हर भाग को अपनी एक निश्चित आंतरिक ऊर्जा मिल चुकी है और बह जाती है आगे। अब जो अवस्था आएगी उसमें क्या होगा, हर भाग का तापमान निश्चित होगा। ये इस भाग का मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका 100 डिग्री सेल्सियस होगा। थोड़ा कम तो होगा ही क्योंकि ये पास में, इसलिए इसको पहले ज़्यादा आंतरिक ऊर्जा मिली होगी, इसको थोड़ी कम आंतरिक ऊर्जा मिली होगी। तो मान लीजिए यहाँ वाले भाग का तापमान 90 डिग्री है, फिर ये 80 डिग्री है। तो जब ये स्थायी हो जाते हैं तापमान, तब जो अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं ताप की स्थायी अवस्था। तो ये थी ताप की अस्थायी और स्थायी अवस्था। इस तरह से चालन होता है। आज हमने चालन का जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है मतलब कि मेरा मतलब है जो चालन की बिल्कुल बेसिक्स होते हैं कि परमाणुओं के लेवल पे यदि चालन कैसे होता है, ये सामने सीखा। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे चालन का मैथमेटिकल एनालिसिस।